नमस्ते साथियों, इस क्लास में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद के बारे में प्रारंभिक बातें करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा, बहुपद कैसे बनता है, बहुपद की घात क्या होती है और कुछ बहुपद से संबंधित विशेष बातों का हमें यहाँ ध्यान होना आवश्यक है। हम बहुपद से संबंधित सभी तथ्यों को एक प्रारंभिक तौर से सीखते हुए आगे अपनी बिंदुवत प्रश्नावलियों तक पहुंचेंगे। तो इस प्रारंभिक पैनल से हम बहुपद से संबंधित वो सभी तथ्य सीख लेंगे जो हमारी इस बिंदुवत प्रश्नावलियों में अध्ययन के लिए आवश्यक है। यहाँ में जो बहुपद से संबंधित तथ्य सामने जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे और समझेंगे कि बहुपद की क्या परिभाषा होती है और बहुपद कैसे बनता है। ये प्रश्नावली एनसीईआरटी ने जो नया सिलेबस या संशोधित सिलेबस जारी किया सत्र 2023-24 से, उस सत्र से संबंधित प्रश्नों से संबंधित होने वाली है। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे की बिंदुवत प्रश्नावलियों को आप प्राप्त करो तो किसी भी प्रकार की आपको परेशानी न हो। डायरेक्ट आपको एक नोटिफिकेशन में लिंक मिल जाएगा, आगे की प्रश्नावली आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बहुपद से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों की। सबसे पहले देखिए, बहुपद पॉलिनोमियल्स जिसका इंग्लिश मीनिंग आता है वो होता क्या है, क्या बहुपद की परिभाषा जो हमने लिखी है वो बहुपद किसे कहते हैं। वो परिभाषा है चर, अचर तथा चर के। अचर राशियां वो होती हैं जो मैथमेटिकल रूप में होती है और चर राशियां वो होती है जो एक इंग्लिश अल्फाबेटिक रूप में होती है, जैसे XYZ PQR, वो अचर राशियां होती है। या इसका ऐसे बोले कि जिनका मान निश्चित होता है वो अचर होती है, जिनका मान अनिश्चित होता है वो चर होती है। अचर तथा चर के ऋणेतर, ऋणेतर मतलब जो ऋण नहीं हो, ऋणेतर यानी ऋणेतर बोल दो चाहे धनात्मक बोल दो, धनात्मक घातों वाले धन और ऋण चिन्ह, धन मतलब प्लस का चिन्ह, ऋण मतलब माइनस का चिन्ह से संबंध कई पदों के बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यह देखिए क्या लिखा गया है कि चर राशियां हो सकती है तथा अचर राशियां हो सकती है। जैसे मान लीजिए अचर राशि आ गई 5, इस परिभाषा को समझें, तथा अचर राशि आ गई x, इस पर कोई न कोई घात हो सकती है, जैसे x पे 5 घात हो गई या 4 घात हो गई या 3 2 1, कोई भी घात कैसे होनी चाहिए, ऋणेतर घात होनी चाहिए, जैसे 3 घात हो गई। घातों वाले धन तथा ऋण चिन्ह, अब इनके बाद या तो धनात्मक चिन्ह है यानी प्लस का चिन्ह है या फिर ऋणात्मक चिन्ह है, दोनों में से कोई भी चिन्ह आ जाता है। तो धन तथा ऋण चिन्हों से संबंध कई पद, जैसे ये एक पद बन गया, धन तथा ऋण चिन्ह से क्या हो जाएगा, नया पद जनरेट हो जाएगा। धन तथा ऋण चिन्ह से संबंध कई पद मतलब ऐसा का ऐसा और पद, कैसा पद, जैसे चर तथा अचर, जैसे मान लीजिए 6 आ गया, चर मान लीजिए x आ गया, उस पर ऋणेतर घात मान लीजिए 2 आ गई, तो ये कितने पद हो गए। धन तथा ऋण से संबंध कितने पद हो गए, एक पद ये हो गए, दूसरा पद ये हो गए। अब ऋण चिन्ह से भी संबंध हो सकता है, धन तथा ऋण पदों से संबंध आना चाहिए, कई पद हो सकते हैं। बीजगणित का मतलब होता है जिसमें चर भी शामिल हो तथा अचर राशियां भी शामिल हो। मूल संक्रिया जोड़ बाकी गुणा भाग से संकलित होती हुई चर तथा अचर राशियों का एक युग्म बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। अब देखिए, अब मान लीजिए माइनस से संबंध हो गए, जैसे आ गई 60, इसमें चर राशि नहीं है, सिर्फ अचर राशि आ गई। तो ये जो एक सिस्टम बना है, जो व्यंजक बना है, वो क्या बना है, एक बहुपद बना है। इस परिभाषा को हमने इस रूप में समझ लिया। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमें जो परिभाषा मिली है बहुपद, बहु का मतलब पॉली यानी बहुत सारे पद होते हैं, वो होते हैं बहुपद। अगर बहुत सारे पद न हो और काउंटिंग करने वाले पद हो, जैसे मान लीजिए एक ही पद हो तो वो एक पदी कहलाता है, 2 पद हो तो द्विपदी कह देंगे। अगर उस बहुपद में 3 पद हो तो त्रिपदी,
4 हो तो चतुर्पदी, बहुत सारे हो तो बहुपदी। इस बात को आप इस बहुपद नाम से ही समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक पदी हो, एक पद वाले को एक पदी, दो पद वाले को द्विपदी यानी बाइनोमियल, तीन पद वाले को त्रिपदी। जैसे ये अपना जो बहुपद बना है ये कितने पद का है, एक तो ये हो गया, प्लस से दूसरा शुरू हो गया, माइनस से ये हो गया, तो ये हो गया त्रिपदी ट्राइनोमियल। जैसे ये 2x ही है सिर्फ उदाहरण के तौर पर, तो इसमें धन तथा ऋण चिन्ह नहीं है तो ये एक पदी है सिर्फ। फिर 3x² प्लस 7x, तो धन से इधर वाला धन या ऋण का चिन्ह आ गया तो इधर वाला एक पद हो गया और इससे आगे वाला दो पद हो गया, तो ये हो गया द्विपदी। इसी प्रकार जैसे ये देख लो, ये धन के चिन्ह से एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये हो गया त्रिपदी। तो पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी और आगे बहुपदी यानी पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब बहुत सारे। अब देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद जो होता है वो उसमें आवश्यक नहीं होता है कि अचर राशियों के साथ जो चर राशि है वो एक ही प्रकार की हो, समान चर राशियां भी हो सकती है और अलग अलग प्रकार की चर राशियां भी हो सकती है। तो अब देखिए, तो जो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, चतुर्पदी इस प्रकार से जो बहुपद बनते हैं, उन बहुपदों में चर राशि ये आवश्यक नहीं होता है कि एक ही प्रकार की हो। जैसे मान लीजिए अब बात करें कि यहाँ पे जो चर राशि है, जो अक्ष आई है, अक्ष आई है, इसमें अक्ष की घातें कम ज्यादा हो रही है, लेकिन और चर राशि भी इसमें शामिल हो सकती है। जैसे मान लीजिए अपना एक बहुपद बन गया 5x² y प्लस 3x y प्लस 7, इस प्रकार से बन गया। इसमें चर राशियां कितनी है, दो प्रकार की आ रही है। तो बहुपदों में जब एक ही प्रकार की चर राशि हो उसकी घात क्या होती है और जो अलग अलग प्रकार की चर राशि हो उसकी घात क्या होती है। तो यहां देखिए इसकी बात करते हैं कि एक ही चर वाले बहुपद में उस चर की महत्तम या अधिकतम घात, ठीक है, तथा जैसे एक ही चर राशि हो ना, जैसे ये बहुपद है अपना, इस बहुपद में चर राशि क्या है, ये एक ही चर राशि है ये, तो प्रत्येक पद में गिनो। जैसे इस पद में कितनी घात वाला चर है, 4 घात वाला, इस पद में 2 घात, एक घात वाला, इसमें बिना घात वाला, तो अधिकतम घात है महत्तम घात, वो इस बहुपद की घात है, डिग्री है। बहुपद की घात क्या होती है, उस चर राशि की अधिकतम घात। जैसे ये द्विपदी है, इस पद में चर की घात कितनी है, 1, इस पद में चर की घात कितनी है, 2, तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें तो एक ही पद है, तो इस बहुपद में एक ही पद है, तो इस पद में जो घात आई है चर की वही अधिकतम घात है, तो इसमें एक चर राशि एक घात हो जाएगी। अब देखिए ये तो है कि बहुपद में एक ही चर हो तो क्या होता है, एक चर वाले बहुपद में। फिर एक से अधिक चर वाले बहुपद में चर की घातों का अधिकतम योगफल उस बहुपद की घात कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये बहुपद है 5x² y प्लस 3x y प्लस 7, इस पद में देखो चर राशियां कितनी है, 2, दोनों चर राशियों की घातें गिनो। जैसे x की 2 घात है प्लस y की 1 घात है, इसका मतलब इस पद में चर की घात कितनी है, टोटल 3 घात है। इसी प्रकार इसमें x की घात कितनी है, 1, y की घात कितनी है, 1, दोनों की जोड़ कितनी है, 2। इसमें चर राशि है ही नहीं, घातें 0 0 है तो घातें होगी 0। तो इसमें टोटल जैसे चर राशि, टोटल चर राशियों की घातों का जोड़, एक में 2 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, तो सबसे अधिकतम घात कितनी है, ये 3। तो इस पद वाली घात जो है ना वो बहुपद की घात कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। बहुपद की घात क्या होती है, अगर एक ही चर राशि होती है बहुपद में तो उस चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एक से अधिक चर राशियां होती है तो उन चर राशियों का प्रत्येक पद में उन चर राशियों की घातों का योगफल करेंगे, यानी उस पद की घात, अधिकतम घात जो उन चर राशियों के योगफल का अधिकतम मान प्रदान कर रही हो, यानी प्रत्येक पद की चर राशियों का जो घातें हैं वो जोड़ेंगे, जो जोड़ सबसे ज्यादा आएगा, जो योगफल सबसे ज्यादा आएगा
वो उसकी क्या होगी, घात होगी। किसकी, बहुपद की घात होगी। नेक्स्ट अब देखिए, ये बात आपको अपनी कॉपी में नोट भी करनी है, समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं कि अक्स चर में n घात वाले n घात के का व्यापक बहुपद क्या होता है। जैसे कोई भी हम बहुपद लिखते हैं, चर राशि x लेते हैं, घाते n लेते हैं। n का मतलब जरूरी नहीं कि n का मतलब है नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 0 1 2 3 4 5 0 भी शामिल है नेचुरल नंबर। तो 0 घात वाला कोई चर का मान ले सकते हैं, 1 घात वाला चर ले सकते हैं, 2 घात वाला चर ले सकते हैं, 3 घात वाला। अब उस चर की घातें भी हम अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी ले सकते हैं, और उसका गुणांक भी कुछ न कुछ हमें लेना पड़ता है। गुणांक कुछ न कुछ हमें लेना ही पड़ता है, ये हमें बाध्यता होती है। अगर कुछ गुणांक नहीं लिया, इसका मतलब गुणन तत्समक अपना 1 उसके गुणा में हम मानते हैं। जैसे मान लीजिए अधिकतम घात वाले के गुणांक में a0 ले लिया, ये कोई गुणांक है किसका, n घात वाले पद का गुणांक a1 a0 है। फिर एक घात कम करके लिखते हैं और उसका गुणांक a1 ले लेते हैं। फिर जैसे मान लो अगला हमें लेना है a2 गुणांक लेंगे, अक्स की घात यहाँ n-1 कर दी तो यहाँ n-2 कर दो। यहाँ आते आते जब n आ जाएगा तो अक्स की घात कितनी हो जाएगी, n-n हो जाएगी, n-n 0 होती है और अक्स की घात 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए जो अक्स की घात x0 है ना, जैसे मान लीजिए अधिकतम घात का गुणांक वो 0 नहीं हो सकता। अधिकतम घात का गुणांक 0 हो जाएगा तो ये पद खत्म हो जाएगा, और बहुपद की जो अधिकतम घात है वो बहुपद की घात होती है, वो घात का जो रूप है वो अलग उत्तर देने लग जाएगा। इसका मतलब जो अधिकतम घात का गुणांक है वो 0 नहीं हो सकता। एक विशेष बात हम करते हैं, विशेष बात यह है कि दो बहुपदों का योग, आप कोई भी दो बहुपद ले लो आपकी मर्जी के अनुसार, चाहे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चाहे 1 घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात वाला, या 5 घात वाला, या 100 घात वाला, कोई भी आप दो बहुपद ले लो। उन दोनों बहुपदों का आप चाहे जोड़ करो, चाहे बाकी करो, अंतर करो, चाहे गुणा करो, तीनों संक्रिया जब आप करोगे तो उसका उत्तर जो मिलेगा वो एक बहुपद ही मिलेगा। जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक बहुपद ही प्राप्त होगा। जबकि भाग अगर आप देते हो एक बहुपद में दूसरे बहुपद का, तो ये आवश्यक नहीं है कि उसका उत्तर जो है वो एक बहुपद ही हो सकता है एक संख्या आ जाए सीधी, हो सकता है कोई बहुपद ही प्राप्त हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि वो प्राप्त होने वाली संख्या बहुपद हो, ठीक है। लेकिन जोड़ बाकी गुणा में ये आवश्यक होता है कि दो बहुपदों की जोड़, दो बहुपदों की बाकी, दो बहुपदों की गुणा हमेशा क्या होती है, एक बहुपद ही होती है। आगे देखिए, तो भाग जब हम देते हैं दो बहुपदों का, तो अगर एक सीधी संख्या आ जाती है, जैसे भाग पूरा पूरा चला जाता है, भाग प्रक्रिया को हमने बहुपदों की जो भाग की प्रक्रिया है वो कक्षा 9 की प्रश्नावली दूसरी में हमने सीखा था, और संभव होता है हम इस प्रश्नावली की भी एक क्लास में हम भाग संक्रिया को पढ़ेंगे। हम भाग देते हैं तो हो सकता है कि उस बहुपद का एक जो भागफल है वो एक सीधी संख्या आ जाए। ये कब होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर भाज्य और भाजक बहुपद हम लेते हैं, भाग देने के लिए एक भाज्य चाहिए, एक भाजक चाहिए। भाज्य और भाजक बहुपद दोनों बहुपदों की अगर घातें समान है, एक जितनी घातें हैं, यानी बहुपदों की घातें बराबर है, तो प्राप्त होने वाला भागफल एक सीधी वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं ना कि भाग देने से हो सकता है कि बहुपद भी प्राप्त हो जाए या फिर कोई सीधी संख्या ही प्राप्त हो जाए, उसको एक विशेष प्रकार से हम समझ सकते हैं। कैसे, देखिए यहां लिखा है परिमेय फलन, ठीक है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं, अभी जो हमने बात की है वही परिमेय फलन है। कैसे, दो ऐसे बहुपद जिनका भागफल एक संख्या मात्र हो वे परिमेय फलन कहलाते हैं। यानी दो बहुपदों का ऐसा युग्म या जोड़ा जिनमें एक में दूसरे का भाग देने से भागफल में एक सीधी संख्या आ जाए, एक वास्तविक संख्या, जैसे 5 आ जाए, 9 आ जाए, 18 आ जाए, 4/3 आ जाए, जो भी चर गायब हो जाए, वहां से सीधी संख्या है, वास्तविक संख्या यानी अचर संख्या प्राप्त हो जाए। तो उन दोनों संख्याओं
बहुपदों का जो फलन होगा या युग्म होगा या जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, परिमेय फलन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए दो बहुपद हम यहाँ पे लेके चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अपने पास आ गया 3x² प्लस 6, इसमें हमें भाग देना है x² प्लस 2 का। एक बहुपद अपना ये है, एक बहुपद अपना ये है। तो अब देखिए इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देने से हमें क्या प्राप्त होगा, एक सीधी संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, एक संख्या ही प्राप्त होगी। कैसे, देखिए इन दोनों पदों में 3 कॉमन ले सकते हैं हम। 3 कॉमन लेने से क्या बचेगा, x² प्लस 2 बचेगा। नीचे हम भाग किसका दे रहे हैं, x² प्लस 2 का भाग दे रहे हैं। तो x² प्लस 2 अंश और हर में एक समान है तो कट गए, तो जो भागफल मिला वो हमें क्या मिला, 3। मतलब एक सीधी संख्या ही मिला ना, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या अगर दो बहुपदों के भागफल से प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब ये जो दोनों बहुपद है ना, ये दोनों बहुपद, ये क्या है, परिमेय फलन है। ये जो फलन फंक्शन बन रहा है इसका, ये फंक्शन कैसा है, परिमेय फलन है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं समघाती बहुपद किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक चरों के ऐसे बहुपद, यानी चर राशियां कम से कम या तो 2 होनी चाहिए या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही चर राशि हो, जैसे x² वाला या x⁵ वाला। ऐसे जैसे मान लीजिए 5xy प्लस 3x² z प्लस 7xyz, इस प्रकार से, ठीक है। 2 या 2 से अधिक चरों के ऐसे बहुपद जिनके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो, समघात बहुपद कहलाते हैं। जिनके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो, समघाती बहुपद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इस बहुपद की हम बात करें, रेड पेन से जो लिखा हुआ बहुपद है, इस बहुपद का समघाती बहुपद हम कैसे ले सकते हैं। जैसे इस बहुपद में 3 पद है, इसमें तो एक इसकी घात 2 घात हो गई। इसमें 2 घात इसकी, 1 घात इसकी, 1 घात इसकी, x की 2 y की 1 z की है, तो ये हो गई 4 घात वाला। और ये जो 7xyz है, इसमें 1 x की, 1 y की, 1 z की, तो ये हो गई 3 घात वाला। इसका समघाती बहुपद क्या हो सकता है, समघाती बहुपद ऐसा होगा जिसमें पहले पद की भी ये घात 2 आएगी। जैसे मान लीजिए 3xy इसमें थी, xy इसमें, प्लस अब गुणा कुछ भी हो सकता है। इसका 3 गुणा का, तो इसका मान लीजिए 9 गुणा का आ गया। x² yz है तो x² yz, इसकी भी घातें 4 ही है, इसकी भी दूसरे पद की 4 ही थी, -17 ले लिया, गुणा कुछ भी ले लो, xyz लो, xyz। तो देखिए इस बहुपद का, ये बहुपद समघाती बहुपद है, क्योंकि चरों की घातों का योग, 1, 2 या 2 से अधिक चर है, जैसे xyz इसमें चर है, तथा प्रत्येक पद में जो घातें इस पहले पद में आ रही है वही इस बहुपद के पहले पद में आ रही है, इसके दूसरे पद में आ रही है वो इसके दूसरे पद में आ रही है। जितनी घातें इसके तीसरे पद में है उतनी घातें इसके तीसरे पद में भी है। तो ये हो गया समघाती बहुपद। अब हम इससे आगे प्रश्नावली से संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप बहुपद से संबंधित प्रारंभिक तथ्यों को आप अपने बोर्ड के पैनल से जितना आपने समझा है वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी लिख सकते हैं। बोर्ड के अपने नेक्स्ट पैनल पर हम बात करने वाले हैं बीजगणित की मौलिक प्रमेय के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम्स क्या है अलजेब्रा की, जो मौलिक प्रमेय है वो क्या है कि चर राशि पर अगर एक घात है तो उसका एक मूल होगा, रूट। मूल का तात्पर्य यहाँ पे एक शून्यक से भी लिया जा सकता है कि चर राशि अगर एक घात वाली है तो उस चर राशि का एक मान ऐसा होगा जो उस बहुपद को 0 बना देगा, यानी शून्य मान प्राप्त हो जाएगा। चर राशि पे घात 2 है, यानी द्विघाती बहुपद के 2 रूट होते हैं, जैसे 2 मूल बोल दो या 2 शून्यक बोल दो। रूट, मूल, शून्यक, 0 सेम ही चीज़ है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नामांतरित या नाम लिया जाता है, नाम में अंतर आ जाता है। तो जब
द्विघाती बहुपद होता है उसके शून्यांक कितने होते हैं? 2। इसका मतलब उस चर राशि के 2 ऐसे मान होते हैं जो उस बहुपद को शून्य बना देते हैं, 0 के बराबर मान प्राप्त हो जाता है। चर राशि अगर बहुपद अगर 3 घात वाला हो तो उस चर राशि के 3 ऐसे मान होते हैं जो उस बहुपद को शून्य बना देते हैं, पूरे सिस्टम को, बहुपद को, पॉलिनोमियल्स को। तो इसी को आगे, इसी चर्चा से आगे बढ़ते हुए हम उसकी आगे की और बातें करते हैं। देखिए, मौलिक प्रमेय के बारे में हमने बात करी थी कि एक चर वाले सभी बहुपदों का कम से कम उसकी घात के बराबर मूल अवश्य होता है। मूल बोल दो, रूट, या फिर जीरोज बोल दो, यानी शून्यक बोल दो। अगर एक चर राशि है और उस पे घात अगर 1 है तो उसके शून्यक 1 होंगे, 2 है तो 2 होंगे, 5 है तो 5 शून्यक होंगे, 5 हल ऐसे, 5 मान ऐसे होंगे उस चर राशि के जो उसको, उस मान को शून्य बना देते हैं, उस बहुपद को शून्य बना देते हैं, बहुपद का मान शून्य आ जाता है। जैसे ये 2x है, इसका मूल कितना है? 2, 1 ही मूल है, क्योंकि x पर घात कितनी है? 1। ये 3x² + 7 है, इसके कितने मूल है? 2 मूल है, क्योंकि चर राशि पे घात कितनी है? 2, तो उसके मूल भी कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पे देखो 18x की घात n + 13x² के कितने मूल होंगे? n होंगे, क्योंकि यहाँ पे चर राशि पे घात कितनी है? n आई है। n का मतलब 2, 3, 5, 9 कितने भी हो सकते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए, घात के आधार पर बहुपदों के नाम की बात करें तो एक घात वाला बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले को द्विघाती और 3 घात वाले को त्रिघाती। एक घात वाले को रैखिक क्यों कहते हैं इसकी बात करें तो एक घात वाले बहुपद का जब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसीलिए उसका नाम भी रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल नाम दिया गया है। अब देखिए, 2 घात वाले का द्विघाती और 3 घात वाले का त्रिघाती। विशेष यहाँ पे हम एक और बात कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि px मान लीजिए कोई बहुपद है, पॉलिनोमियल्स ऑफ x, x चर राशि में कोई बहुपद है, x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, k कोई वास्तविक संख्या जैसे अपनी रियल नंबर कुछ भी हो सकती है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे pk से निरूपित करते हैं। ये क्या लिखा गया है? मान लीजिए कि अपने पास कोई बहुपद होता है, ये बहुपद दे दिया जैसे 3x + 12, ठीक है, 3x + 12 कोई x में बहुपद दे दिया। अब इसमें क्या लिखा है? px x में कोई बहुपद है, ये अपना बहुपद है 3x + 12 12, k कोई वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे k की जगह मान लेते हैं 1 2 3 5 7, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 4 मान लिया, k का मान कोई वास्तविक संख्या मान ली। px में x को k से निरूपित करने पर, यानी x को 4 से निरूपित करने पर, p में जहां पे भी x है वहां पे हम 4 लिखेंगे, तो 3 × 4 + 12 बराबर बोर्डमास के नियम से 12 + 12 बराबर 24 आ गया। ठीक है, k का मान 4 रखा, वास्तविक संख्या 4 रखी, x की जगह k रखा, यानी 4 रखा। से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या, यहाँ पे ये वास्तविक संख्या जो प्राप्त हुई है ना, ये px का x बराबर k पर मान है। ये क्या है? 24 क्या है? px का x बराबर 4 पर मान है, x बराबर 4, x बराबर k का तात्पर्य हमने 4 लिया, x बराबर 4 पर मान कहलाता है और इसे pk द्वारा निरूपित करते हैं। pk मतलब p4 द्वारा निरूपित करते हैं। p4 का मान कितना है? 24। इसी प्रकार अगर k का मान हम अगर 1 ले लेते हैं तो pk की जगह p1 निरूपित करेंगे और x की जगह क्या आ जाएगा? 3 × 1 + 12 बराबर 3 + 12 बराबर 15 आ जाएगा। ये है अपनी ये दूसरी विशेष तथ्यगत बात। ठीक है, अब देखिए, एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यक कहलाती है
यदि p के बराबर 0 हो जाए। अगर p के बराबर 0 अगर प्राप्त हो जाए, यानी k का कोई भी मान ऐसा हो जो उस बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे। कोई भी चर राशि का मान अगर ऐसा, चर राशि का ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे, वो क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्य कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई बहुपद है 7x + 3। अब देखिए अगर इसमें x की जगह अगर हम माइनस का 3/7 लिख दें, तो ये x का जो मान है, ये k मान x बराबर -3/7 क्या है, इस बहुपद के लिए शून्य है। ये कैसे प्राप्त होता है, 7x + 3 के बराबर शून्य रखो और x का मान निकालो, -3 आएगा बटा में 7 आएगा। आगे हम इसका जिक्र करेंगे। यहाँ पे देखिए रेखिक बहुपद ax + b, यहाँ पे हमने लिख ही दिया 7x + 3, यहाँ पे a का मान 7 आ गया, b का मान 3 आ गया, का शून्य क्या होता है, -b/a। मतलब -b का मतलब क्या हुआ, जो अचर पद है वो a मतलब x का गुणांक है वो, तो माइनस का देखो अचर पद आ गया, ये -3 आ गया, और बट्टा में चर राशि का गुणांक आ गया, बट्टा में 7 आ गया। तो ये होता है बहुपद का शून्य। क्या होता है, शून्य। नेक्स्ट आलेखीय निरूपण की हम कुछ बात कर लेते हैं। बहुपदों का आलेखीय निरूपण किस आधार पे, किस प्रकार से किया जाता है। y बराबर ax + b का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, क्योंकि ये एक घात वाला बहुपद है, और एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद इसीलिए कहते हैं कि उसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, एक सरल रेखा है जो अक्ष को ठीक एक बिंदु -b/a, 0 पर प्रतिच्छेदित करता है। अगर हम इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण करते हैं, ग्राफ लेकर एक सारणी बनाकर अक्ष तथा y के बिंदु ज्ञात करते हैं, तो y का मान अगर 0 रखें तो अक्ष का मान क्या आता है, -b/, ये यहाँ पे हमने लिखा है। ये देखो ये बहुपद भी क्या है, पूरा y बराबर ax + b है, तो यहाँ पे 7x + 3 लिखा। तो जो अक्ष का जो मान अगर इस y के बराबर 0 रखा था हमने, तो अक्ष का जो मान आएगा तो -3/7 यानी -b/a आया था ना। तो -b/a तो अक्ष का मान जब y का मान 0 हो, तो -b/a, 0 पर प्रतिच्छेद करता है कौन, ax + b, y बराबर ax + b का ग्राफीय निरूपण से बनने वाली रेखा अक्ष को कहां पे प्रतिच्छेदित कर रही है, -b/a, 0 पर। बहुपद ax + b का शून्य उस बिंदु का निर्देशांक है जहां y बराबर ax + b का ग्राफ अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। यानी अगर इस समीकरण से हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ कहां पे प्रतिच्छेद करेगा, -b/a पर प्रतिच्छेदित करेगा, 0 पर। तो ये अक्ष पर कहां पे प्रतिच्छेदित करेगा, -b/a पर। तो ये जो माइनस अक्ष का जो मान है ना, -b/a, जहां पर अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है जहां पे प्रतिच्छेदित है, -b और 0। तो ये -b/a है ना, वो इस पूरे बहुपद ax + b का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यांक की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है ax² + bx + c, जहां पे x a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के शून्य उन बिंदुओं के निर्देशांक है जहां y बराबर ax² + bx + c, इससे जो ग्राफ बनेगा वो निरूपित करने वाला परवलयाकार ग्राफ होगा। परवलय इस प्रकार से एक यू आकार की आकृति होती है, परवलयाकार ग्राफ बनेगा। वो परवलयाकार ग्राफ जो है वो अक्ष को जहां पे प्रतिच्छेदित करेगा, जैसे मान लीजिए अपना ग्राफ बन गया, और उस ग्राफ में ये ग्राफ के निर्देशांक बन गए, और इस प्रकार से कोई ग्राफ बना, तो ये जहां पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यहाँ पे अक्ष के क्या निर्देशांक है, अगर द्विघाती बहुपद के शून्यांक इस अक्ष के कहां पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं,
परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्या कहलाते हैं? उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या कहलाते हैं? द्विघाती बहुपद के शून्य कहलाते हैं। यानी द्विघाती बहुपद के शून्य क्या कौन से होते हैं? उन बिंदुओं के निर्देशांक जहां इस बहुपद ax² + bx + c को निरूपित करने वाला परवलय ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। यानी जहां पे x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है वहां पे प्रतिच्छेदन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो उस बहुपद के लिए क्या होते हैं? शून्य होते हैं। इतनी आप बातों को आप अपनी कॉपी में लिखिए। बहुपद से संबंधित प्रारंभिक क्लास अपनी ये चल रही है। एक यहाँ पे हम जो अपनी पहले मौलिक प्रमेय है उसको ग्राफीय निरूपण के माध्यम से और समझ सकते हैं। मौलिक प्रमेय क्या है कि बहुपद की एक चर वाले बहुपद में कम से कम उसकी घात के बराबर मूल होते हैं, रूट होते हैं या शून्य होते हैं। उसी बात को एक सीधी रूप में ग्राफीय रूप में देखें तो n घात वाला कोई बहुपद, जैसे मान लीजिए px है, ग्राफ अगर खींचते हैं y बराबर px लेकर, तो x अक्ष को ज्यादा से ज्यादा n बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? n बिंदुओं पर। n मतलब जितनी घात है उतने बिंदुओं पर। घात कितनी है कोई भी बहुपद की? अगर n घात है तो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा? n बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। अतः n घात के किसी बहुपद का अधिक से अधिक n शून्य हो सकता है। यानी एक घात के बहुपद का एक शून्य हो सकता है और दो घात के बहुपद का दो शून्य हो सकता है। वो मौलिक प्रमेय में हमने बात कर ली, लेकिन ग्राफीय निरूपण की बात करें तो n घात वाला बहुपद x अक्ष को कितनी जगह से काटेगा? n जगह से काटेगा। यानी 5 घात वाला 5 जगह से प्रतिच्छेदित करेगा तो उसके शून्य कितने हो गए? 5 हो गए। ये बात हमने सीधी साधारण तौर पर मौलिक प्रमेय में कर ली थी, लेकिन ग्राफीय निरूपण में भी इसका जिक्र हमने एक प्रतिच्छेदन के आधार पर कर लिया। इस प्रकार से हमने बहुपद प्रश्नावली की प्रारंभिक तथ्यात्मक बातों का हमने जिक्र किया है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावलियों से संबंधित विशेष प्रश्नों की।